Inductive effect. Inductive effect describes the polarization of sigma bonds within a molecule due to difference in electronegativity between the atoms. तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड का फिनोमेना होता है। अगर जो एक मॉलिक्यूल में जहाँ पर दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड मौजूद होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन पैदा हो तो हम उसको नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। तो आसान अल्फाज में एक सिग्मा बॉन्ड का प्रोसेस है या फिनोमेना है। सिग्मा बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में होता है। मॉलिक्यूल में दो एटम्स जो हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच हैं, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो सकता है, और अगर उनमें डिफरेंस ज़्यादा है तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें पोलराइजेशन पैदा होगी, और पोलराइजेशन पैदा होने का नाम इंडक्टिव इफेक्ट होता है। Partially charged atoms inside the molecule may arise as a result of this redistribution. तो इसी पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास जो पार्शली चार्ज एटम्स हैं वो राइज हो सकते हैं, विच हैपन्स अलोंग दी सिग्मा बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन द सब्सटीट्यूएंट इन्वॉल्व एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि अगर हमारे पास एक मेन चेन है और अगर उसके साथ एक सब्सटीट्यूएंट इन्वॉल्व है, द इंडक्टिव इफेक्ट कैन इधर इनहैंस और रिड्यूस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक पूरी जो चेन है हमारे पास, जो मेन चेन हो सकती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी हो सकती है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज भी हो सकती है। अगर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो तो हमारे पास जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो तो इंक्रीज हो रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिड्यूस हो, इट मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का इफेक्ट आता है, जैसे कि हम बेंजीन में देखते होते हैं। इन जनरल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो एक सिंपल चेन के अलावा जो मॉलिक्यूल्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ के अलावा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि दो कार्बन के एटम यहाँ पर अटैच थे। यहाँ पर जब एक क्लोरीन का मॉलिक्यूलर एटम अटैच हुआ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ पर जो पार्शियल चार्ज है वो इंक्रीज़ हुआ थोड़ा सा। तो बेसिकली यहाँ पर एक इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है कि इस सिग्मा बॉन्ड में इस जो सब्सटेंस की वजह से, ठीक है, जो पार्शियल चार्ज का फिनोमेना है या जो पोलराइजेशन है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बेसिकली फिनोमेना है इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशंस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को शो करना चाहें कि वो कैसे हम शो करते हैं, तो हम इसको एक एरो के जरिए शो करेंगे जो कि पॉइंट करता है मोर नेगेटिव चार्ज की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हेलोजन का एटम इन्वॉल्व है या कोई भी एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और हम एक एरो को पॉइंट करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन कहाँ से है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन यहाँ से कार्बन से एक्स की तरफ है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो हमने इसको डबल पार्शियल के साथ शो किया है। यहाँ पर दोबारा से एक इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर हमने इसको ट्रिपल पार्शियल के साथ शो किया है, और इसी तरह यहाँ पर टेट्रा पार्शियल के साथ। और बेसिकली ये जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट को शो करने का एक मेथड होता है। सो इंडक्टिव इफेक्ट is the polarization of sigma bond when an electronegative atom or group withdraws electron pair of sigma bond towards itself. Polarization is transmitted through sigma bond। ठीक है, तो यहाँ पर फिनोमेना कौन सा है, ये सिग्मा बॉन्ड का फिनोमेना है। बाई क्रिएटिंग परमानेंट डाइपोल इन द मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर एक जो टेम्परेरी डाइपोल नहीं बनता बल्कि वहाँ पर एक परमानेंट डाइपोल प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स कि परमानेंट पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है। पोलराइजेशन फेड्स वे फ्राम राइट टू लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जो पोलराइजेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होती जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से पोलराइजेशन प्रोड्यूस हुई थी, और यहाँ से फासला ज़्यादा होने की वजह से और दरमियान में एटम्स के इन्वॉल्व होने की वजह से वो जो इसकी पोलराइजेशन है वो डिक्रीज हो जाती है।
मज़ीद हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्क्राइब्स द पोलराइजेशन फोर्स that a substance in a molecule exerts which causes the electron density to be redistributed along a sigma bond. तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट एक पोलराइजिंग फोर्स है, ठीक है, जो कि किसी सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडक्टिव इफेक्ट इज कास्ड बाय वेरिएशंस इन एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज होना है, तो एक बॉन्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होती है तो वो बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से ही होती है मेनली। आल्सो कैन इधर डोनेट और रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या वो उसको रिमूव कर सकता है फ्रॉम द मॉलिक्यूल विच इंक्रीज और डिक्रीजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो बेसिकली इसका इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है, अगर मैं इसके साथ लोड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला एलिमेंट यूज़ करूँगा तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा, सॉरी वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। और अगर इसी कार्बन के ऊपर मैं किसी हाइड्रोजन एटम को अटैच करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होगा। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब तक दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो उसमें पार्शियल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अगर उसके ऊपर पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे इट मीन्स कि वो इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। अब इंडक्टिव इफेक्ट की मेन जो फीचर ये है कि वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है। नो पाई बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज वाइल मूविंग अवे फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 3 कार्बन एटम अटैच हैं फॉर एग्जांपल और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम अटैच है, तो यहाँ से हाइड्रोजन से जितना हम दूर जाएंगे उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन का असर है वो यहाँ पर कम से कम होता जा रहा है। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर अटैच है तो वो परमानेंटली उस जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इसके अंदर मौजूद रहेगा। इट मीन्स कि वो पार्शियल चार्ज परमानेंटली एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद रहेंगे। इट मे क्रिएट परमानेंट डाइपोल इन द मॉलिक्यूल। इन जनरल द इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटिवली वीक एंड इज ओवरशैडोड बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लाइक द रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर जंक्शन। ठीक है, तो दूसरे इफेक्ट के मुकाबले में जो कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो इस इफेक्ट को अगर हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा वीक इफेक्ट है। इसके मुकाबले में जो रेजोनेंस इफेक्ट है जो कि बेसिकली पाई बॉन्ड की वजह से होता है या हाइपर जंक्शन का इफेक्ट है वो ज़्यादा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। तो पार्शियल चार्ज बेसिकली प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। अब हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट की जो कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट को एक्टिवली शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप्स वाले मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हमारे पास मिथाइल है, ठीक है, उसके बाद इथाइल है और प्रोपाइल है, दे एक्सिबिट ए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम इनकी टाइप्स को देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो अल्काइल ग्रुप वाले इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं और टाइप कौन सी है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। हैलोजेंस इंक्लूडिंग फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन एग्जिबिट ए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो हैलोजेंस हैं वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करती हैं। अल्कोक्सी ग्रुप्स सच एज मिथोक्सी, एथोक्सी, दे एग्जिबिट ए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडक्टिव इफेक्ट की और हमने इसके टाइप्स को भी थोड़ा सा बयान किया उसके साथ। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। Inductive effect is basically classified into 2 categories, namely positive inductive effect and negative inductive effect। तो बेसिकली है जो कुछ इंडक्टिव इफेक्ट वो प्लस आई हो सकते हैं
प्लस के साथ और कुछ नेगेटिव इफेक्ट के साथ हो सकते हैं। अब हम देखेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज सीन इन एटम्स और ग्रुप्स दैट हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और वो जो उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ज़्यादा होती है, तो वो तमाम एटम्स जो हैं वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेंगे। क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे सिग्मा बॉन्ड के जरिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट में जब पोलराइजेशन पैदा होगी, एक में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और एक में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। इट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू नेबरिंग एटम्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। तो बेसिकली जो एक सब्स्टिट्यूएंट कोई होता है या कोई जो फंक्शनल ग्रुप्स है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के जरिए अपने नेबरिंग एलिमेंट को, और ख़ुद उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अल्काइल ग्रुप्स आर वेल नोन इंस्टेंसेस ऑफ ग्रुप्स दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स सच एज मिथाइल एंड इथाइल। और बेसिकली इनके ऊपर जो मोस्टली जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट occurs upon the attachment of these groups to carbon atom। तो बेसिकली अगर हमने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को देखना हो तो हमें इस पूरी चेन में मौजूद जो कार्बन एटम है, ठीक है, वहाँ पर हमें इसको मेनली देखने को मिलता है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन के ऊपर हमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता, वो कार्बन चेन के ऊपर ज़्यादा विजिबल होगा। It refers to the electron releasing nature of groups or atoms and it is donated by प्लस साइन। तो क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो हम इसको सिंपली प्लस साइन के साथ शो कर देते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन अटैच हैं, जैसे कि कार्बन कार्बोकेटाइन होता है, तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा इसका। उससे कम हमारे पास कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन एटम अटैच है, जैसे यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन आ जाए और 2 कार्बन एटम है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट उससे कम होगा। इससे भी कम इंडक्टिव इफेक्ट एक कार्बन एटम वाले का है, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 कार्बन एटम का अटैच होगा, जैसे कि इथाइल का ग्रुप है। उससे कम हमारे पास मिथाइल का है और उससे कम हमारे पास हाइड्रोजन का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, दैट टेंड टू विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम नेबरिंग एटम थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर कोई जो फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी एटम है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है, इट मीन्स कि उसके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और उस पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो का नाम देंगे कि वो जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है, उसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तो ये बेसिकली नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो जब भी ये वाले एटम्स किसी कार्बन चेन के साथ या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे तो ये वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने की वजह से जो भी इनकी फर्दर चेन होगी और इसमें मौजूद जो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उन तमाम में, ठीक है, डिफरेंट पार्शियल चार्जेस पैदा होंगे और इसी पार्शियल चार्ज को हम नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, और ये वाला हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। So, the observation of the negative inductive effect occurs upon the attachment of these groups to carbon atom। तो जब ये कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे तो ये वाला इफेक्ट हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। It can influence
वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स। अब क्योंकि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है, तो इस पार्शियल चार्ज होने की वजह से और पोलैरिटी प्रोड्यूस होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, इट मीन्स कि वो रिएक्शंस भी उनके चेंज होंगे। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर ऑफ ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड ए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव आई। फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास ऑर्डर है NH3+ का, फिर NO2, ठीक है, साइनाइड का आयन, SO3H, CHO, कार्बन मोनोऑक्साइड, COOH, COCl, CONH2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, फिर उसके बाद आयोडीन, फिर हाइड्रोक्सल, OR का ग्रुप, NH2, CH5 और हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ द क्वेश्चन इज वाई अल्काइल ग्रुप्स आर शोइंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कि हमारे पास जो अल्काइल का ग्रुप है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो क्यों करता है। दो द CH बॉन्ड इज प्रैक्टिकली कंसिडर्ड एज नॉन पोलर। ठीक है, आमतौर पर हमने देखा कि जो मीथेन का मालिक्यूल है हम इसको नॉन पोलर कंसिडर करते हैं, और जो CH का बॉन्ड है इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस कम होने की वजह से हम इसको प्रैक्टिकली नॉन पोलर ही कंसिडर करते हैं। बट एक्चुअली देर इज a partial positive charge on hydrogen atom and partial negative charge on carbon atom। लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ पार्शियल जो पोलैरिटी है वो मौजूद होती है। देर फॉर ईच हाइड्रोजन एटम एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो हमारे जो जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, क्योंकि उनके अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अराउंड हाइड्रोजन की 2.1 तक होगी और कार्बन की आई थिंक 2.4 तक होती है। ठीक है, तो पोलैरिटी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दिस कम्युलेटिव डोनेशन टर्न्स द अल्काइल मोइटी इनटू एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पर मोइटी का मतलब ये है कि वन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, कि दो हमारे पास इक्वल पार्ट हों, उनमें से एक पार्ट होगा वो हमारे पास मोइटी होगी। हम इसको सिमेट्री की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जो कम्युलेटिव डोनेशन है हाइड्रोजन एटम्स की, वो जो है इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है सारे हाइड्रोजन एटम्स को। ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। द ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय ए ग्रुप्स एबिलिटी टू डोनेट और विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मॉलिक्यूल। अब क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होता ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से है, तो अगर हमने ग्रुप की एबिलिटी को नापना हो कि वो उसमें कितना जो है वो एबिलिटी है कि वो डोनेट या विदड्रॉ कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैव ए स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इम्पैक्ट। अब क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसका इंडक्टिव जो है वो इम्पैक्ट होगा। और जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे बेसिकली, जैसे कि हाइड्रोजन है, एंड दे हैव ए लेसर इंडक्टिव इफेक्ट, तो उनका जो ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी कम होगा। द ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली गिवन बिलो। तो ये बेसिकली हमारे पास एक रेंज होती है कि किसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, कौन से ग्रुप्स का, और कौन से ग्रुप्स का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होगा। तो हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उनकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, फिर अल्काइल सब्सटेंट्स हैं, एराइल सब्सटेंट, और उसके बाद अल्काइलडाइन और एराइलडाइन ग्रुप्स वगैरह हैं। तो ये सारे बेसिकली सिंपल हमने ऑर्डर को देखा इंडक्टिव इफेक्ट के। इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। अगर हमने देखना हो कि वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, या आया कि वो कोई जो मॉलिक्यूल है वो एसिड या बेस के तौर पर काम करेगा भी कि नहीं, तो हम उसका इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए भी उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स बिकम मोर एसिडिक। ठीक है,
अगर हमारे पास कोई एसिडिक ग्रुप है फॉर एग्जांपल, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कंपाउंड होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा व्हेन सब्स्टिट्यूट्स यूज सिग्मा बॉन्ड्स टू रिमूव ए मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम इट। क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, उन्होंने सिग्मा बॉन्ड को यूज़ करते हुए, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, ठीक है, एटम से अवे मूव करवाया। जब एटम्स की से अवे मूव करवाया तो फॉर एग्जांपल इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और इतना ज़्यादा होगा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से फ्री हो जाता है। इट मीन्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से। जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन क्लोराइन है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो जाता है और वो हमारे पास जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। द रीजन फॉर दिस इज दैट द रिडक्शन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैसिलिटेट द डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन या H+ आयन की जो फैसिलिटेशन है या डोनेशन है वो ईजी होगी। और हमने देखा कि अगर हाइड्रोजन जो है वो ईजिली रिमूव हो सकता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। Halogens such as fluorine and chlorine, carbonyl groups, nitro groups, etc. are a few examples of electron withdrawing groups। तो जब ये वाले मॉलिक्यूल किसी भी हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होंगे या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बिकम मोर बेसिक। तो बिल्कुल इसी के उल्ट है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है, वी सिग्मा बॉन्ड कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और हमारा जो हाइड्रोजन है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और वो हमारे पास मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल मे मोर इजीली टेक अप ए प्रोटॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में, ठीक है, जो कि किसी मॉलिक्यूल को मोर बेसिक बनाते हैं, अल्काइल ग्रुप शामिल हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप शामिल हैं, अमाइनो ग्रुप वगैरह शामिल हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर NaOH है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक होगा। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमने देखा कि अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेसिक मॉलिक्यूल को ज़्यादा एसिडिक बनाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो वो ज़्यादा बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। We can also generalize the acidity and basicity of a compound as per the type of inductive effect। तो बेसिकली हमें इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो कोई चीज़ एसिड है या वो बेसिक है। जैसे कि हमने देखा कि अगर OH किसी के साथ अटैच हो तो वो बेसिक ग्रुप है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो सिंपल हमारा हम इस तरह से भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ए पॉजिटिव जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला होगा दैट विल डिक्रीज द एसिडिटी, वो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा ऑफ ए कंपाउंड, एंड अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट विल एनहेंस द एसिडिटी ऑफ ए कंपाउंड। तो हमने इसको जनरलाइज कर दिया कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिटी डिक्रीज होगी और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिटी इंक्रीज होगी किसी भी मॉलिक्यूल की। इंडक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब इंडक्टिव इफेक्ट का मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर है हम उसको डिटेल से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर एटम, ठीक है। स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एटम के ऊपर, एटम के ऊपर जो मौजूद चार्ज है, एज वेल एज द चार्ज ऑन द ग्रुप दैट इज बाउंड टू द एटम, और दूसरा उस एटम के ऊपर, एटम के चार्ज के ऊपर जो कि उसके साथ अटैच है। अगर दो मॉलिक्यूल हैं ए और बी तो बेसिकली जितना इनके ऊपर चार्ज होगा वो इन चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर वही पार्शियल कंपाउंड जो है वो
चार्जेस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि कोवलेंट पोलर कंपाउंड्स में होता है, तो उनकी स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड से थोड़ी सी कम होती है। तो बेसिकली चार्ज डिफाइन करते हैं या उसकी पोलराइजेबिलिटी डिफाइन करती है या उसका इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन करता है कि हमारा मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा। ए ग्रुप दैट एग्जिबिट्स द नेगेटिव इफेक्ट कैन बी लिंक टू ए पॉजिटिवली चार्ज एटम। ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट वाला ग्रुप है, अगर हम उसको पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ अटैच करेंगे, दैट विल रिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, बाई एम्पलीफाइंग इट्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले को हम किसी पॉजिटिव चार्ज वाले एटम के साथ अटैच करेंगे तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। हाउएवर, व्हेन एन एटम विद a negative charge is added to a group that exhibits the नेगेटिव इफेक्ट, तो अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज वाले को एटम को, ठीक है, किसी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले के साथ अटैच करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे कि हमारे पास अगर क्लोरीन हो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला एटम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हम इस तरह से स्टेबिलिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं। एंड द न्यू मॉलिक्यूल वुड बी स्टेबल ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होंगे। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड द मेस्मेरिक इफेक्ट। देखने में आमतौर पर जो दोनों इफेक्ट है वो सेम नज़र आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम इनको बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें दोनों में जो मुकम्मल तौर पर डिफरेंस है वो समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर विया सिग्मा बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड की वजह से ट्रांसफर होती है, और इंडक्टिव इफेक्ट प्योरली जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फिनोमेना होता है। लेकिन जो मेस्मेरिक इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइजेशन विया लोन पेयर और पाई बॉन्ड। लेकिन मेस्मेरिक इफेक्ट में जैसे कि बेंजीन में होता है, तो डेंसिटी डीलोकलाइज होती है इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की वजह से या पाई बॉन्ड की वजह से। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में डीलोकलाइजेशन नहीं होती, वो सिर्फ एक पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस होता है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर। इट इज़ इफेक्ट अप टू 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम के बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो जाता है, कि जैसे 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम, तो यहाँ पर अगर एक ग्रुप अटैच है तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तीसरी कार्बन एटम तक आमतौर पर रहता है, तो चौथी कार्बन एटम पर इसका जो इफेक्ट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन जो मेस्मेरिक इफेक्ट है, इट इज़ एप्लीकेट केबल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है चाहे इसमें जितने भी एटम्स हैं तो वो तमाम कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एप्लीकेबल हो गए। जैसे कि बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं, तो वो 6 के 6 कार्बन एटम के ऊपर डीलोकलाइजेशन मौजूद होती है, और वो मेस्मेरिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो बेसिकली डबल बॉन्ड की वजह से होता है, और इसी वजह से हम बेंजीन को इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड की वजह से डीलोकलाइजेशन हो चुकी है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड्स में हो सकता है। और जो मेस्मेरिक इफेक्ट है, इट ऑपरेट्स इन द अनसैचुरेटेड, ठीक है, एंड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, तो ये सिर्फ अनसैचुरेटेड और कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में होगा, ये सैचुरेटेड कंपाउंड में या देखने को नहीं मिलता इंडक्टिव इफेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड द रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, inductive effect is caused due to transmission of electrical charges between atoms in a molecule। ठीक है, मॉलिक्यूल के दरमियान जब इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी, तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। जैसे कि 2 कार्बन एटम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विदड्रॉइंग ग्रुप आए, तो इसके ऊपर एक चार्ज आएगा और इसके ऊपर दूसरा चार्ज आ जाएगा, तो ये बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट इज caused ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन जो है वो एटम्स। तो जैसे कि बेंजीन में हमने देखा कि इसमें 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब एक रेजोनेंस इफेक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है इस पोजीशन में,
लेकिन उससे अगले पॉइंट पे वो डबल बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ पर या वो यहाँ पर हो सकता है। इट मीन्स कि वो डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट करता रहता है, और ये हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट अकर्स ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, इसमें बॉन्ड्स की पोलराइजेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की। लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो ये बेसिकली सिंगल और डबल बॉन्ड की वजह से होता है, जैसे कि बेंजीन में होता है। इट इज़ अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मॉलिक्यूलर एटम्स, ठीक है। अब क्योंकि चार्ज की वजह से पोलराइजेशन प्रोड्यूस होती है, और पोलराइजेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा चार्ज पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो उनके ऊपर जो पोलैरिटी है वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो भी कम होगी और इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट इज़ इफेक्टेड बाय द अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये बेसिकली डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन ये वाला है, दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये, चौथा ये। अगर डबल बॉन्ड, ठीक है, इन दोनों पोजीशन के ऊपर है, तो वो यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो है वो मूव कर सकता है, क्योंकि इनकी अरेंजमेंट ही ऐसी है। लेकिन अगर यहाँ पर 4 कार्बन आइटम आ जाए और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो और एक डबल बॉन्ड एंड पे दूसरी कार्बन आइटम के ऊपर हो, तो वो फिर जो है उनमें रेजोनेंस नहीं हो सकती, क्योंकि दरमियान में 2 सिंगल बॉन्ड है। डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस होते हैं, और इसकी वजह से कोई चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई नेगेटिव कंपाउंड आ जाए तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पैदा होंगे, तो ये जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं ये बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है, जो कि इन सिग्मा बॉन्ड के ऊपर है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द पाई बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फिनोमेना है इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड का फिनोमेना है, ठीक है। जैसे कि 3 कार्बन एटम में अगर 2 डबल बॉन्ड हों, ठीक है, तो ये 2 पाई बॉन्ड है, तो इन 2 पाई बॉन्ड्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट वाइल द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी, उसमें डीलोकलाइजेशन की वजह से वो रिमूव भी हो सकता है। पार्शियल चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस, ठीक है, पार्शियल चार्ज वहाँ पर पैदा होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कंप्लीट चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस, तो वहाँ पर एक कंप्लीट चार्ज पैदा होता है, वो पार्शियल चार्ज नहीं होता। इट चेंजेस द मॉलिक्यूल्स टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज होती है पूरे मॉलिक्यूल की, क्योंकि वहाँ पर चार्ज पैदा हो गए हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इट ओनली मॉडिफाइज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मल्टीपल बॉन्ड साइड, लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड साइड है वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई मतलब कि वो टेम्परेरी है सिर्फ, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होता। अटैकिंग रीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइन करती है कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है या इंडक्टिव इफेक्ट होगा भी कि नहीं, ठीक है। तो इसमें अटैकिंग रीजन इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है और इसमें अटैकिंग रीजन रिक्वायर है कि जब रीजन को इसके करीब आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होगी पाई बॉन्ड में। इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से कंप्लीट चार्ज सेपरेशन पैदा होती है, जो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में नो आइंस आर फॉर्म, इनमें आइन कोई नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आइंस प्रोड्यूस होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, inductive effect has a wide range of applications related to chemical reactions, molecular structure and understanding chemical properties। तो अब हम इन एप्लीकेशंस को वन बाय वन डिटेल से स्टडी भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक सब्सटीट्यूशंस। एरोमेटिक कंपाउंड में जो सब्सटीट्यूट होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है या वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। तो उसकी नेचर में डिफरेंस की वजह से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा या वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा।
तो इस पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से जो हमारे एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी है टुवार्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल वो या तो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी। तो होता क्या है कि अगर तो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाला हो, दैट विल लेसन दी रिएक्टिविटी, तो वो रिंग की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। और अगर कोई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हो तो वो जो है उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। सेकेंडली हम देखते हैं डिटर्मिनिंग एसिडिटी एंड बेसिसिटी। द इंडक्टिव इफेक्ट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्जुगेट आयन स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली जब हाइड्रोजन एटम किसी खास ग्रुप के साथ अटैच होता है, ठीक है, तो दूसरा ग्रुप डिफाइन करता है कि एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी होगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन है वो ज़्यादा लूज हो सकता है। तो ये बेसिकली कॉन्जुगेट आयन की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे दे विल डीस्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेसिस, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस को जो कि किसी एसिड की होती है वो उसको डीस्टेबलाइज करते हैं, लोअरिंग द एसिडिटी, जिसकी वजह से जो एसिडिटी है वो लोअर होती है क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल ही नहीं है। अगर एक कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने से मुराद ये है कि जो H प्लस काइन है वो दोबारा से अपने ओरिजिनल एटम के साथ मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं दे विल स्टेबलाइज देम। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी, हमारी प्रोडक्ट बनेगी, इट मीन्स कि जो H प्लस साइन वहाँ से सेपरेट हो चुका है वो ज़्यादा स्टेबल है। और अगर H प्लस साइन जो वहाँ से सेपरेट हो चुका है वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो दोबारा वापस अपने एसिड के कंपाउंड के साथ अटैच नहीं होगा। जैसे कि H प्लस काइन है वो क्लोरीन के साथ दोबारा अटैच नहीं होगा क्योंकि जो H प्लस काइन है वो खुद ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारी एसिडिटी है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रेडियो सेलेक्टिविटी इन दी रिएक्शंस। The inductive effect of substitutes influence the radioselectivity by determining the preferred location of the reaction in a molecule. तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो स्टीरियो केमिस्ट्री और जो रेडियो सेलेक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल की जो 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट है, सिंपल अल्फाज में हम उसको स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि 3 डायमेंशन में जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो एक मॉलिक्यूल की किस तरह से है और वो जो उसकी स्पेशल अरेंजमेंट है वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से चेंज करेगी। हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में, क्योंकि हमने देखा कि जो 3D स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल का वो सिग्निफिकेंटली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का भी उस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमल दखल होता है। इसके बाद है हमारे पास रेडियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि ये क्या है। तो रेडियो सेलेक्टिविटी बेसिकली होता है कि एक मॉलिक्यूल, ठीक है, वो अपनी जो 3 डायमेंशन में शेप है उसकी वजह से वो कौन से रिएक्शन को प्रेफर करता है और कौन से रिएक्शन को प्रेफर नहीं करता, इसको हम रेडियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। इट मीन्स कि वो हमारा जो रिएक्शन है वो सिलेक्टिव होता है किसी खास रीजन की तरफ, ठीक है, या किसी खास प्रोडक्ट की तरफ। तो इन दोनों में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिफाइन करता है या डिटरमिन करता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री और रेडियो सेलेक्टिविटी क्या होगी। फर्दरमोर दे पोजेसिव द एबिलिटी टू अफेक्ट द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स जनरेटेड इन एसिमेट्रिक प्रोसेस। तो एसिमेट्रिक प्रोसेस में जहाँ पर जो 2 सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, एक मॉलिक्यूल सिमेट्री वाला, तो वहाँ पर भी वो इंडक्टिव इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा उनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसको इफेक्ट करेगा। इट मीन्स कि वो डिफाइन करेगा कि किस तरह सा का जो एसिमेट्रिक प्रोसेस है वो कैरी आउट होगा और कौन सा मॉलिक्यूल वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस या जिनको हम कार्बोनियम आइंस का नाम भी देते हैं, तो हम अब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस
increases when positive inductive effect groups like alkyl groups are present adjacent to positively charged carbon atom। तो एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है, अगर इसके एक साइड पे या दोनों साइड तीनों साइडों पे या दो साइडों के ऊपर एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव कार्बन वाले के साथ अटैच होंगे, ठीक है, जैसे कि CH3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो, हमारा CH3 भी यहाँ पे हो और CH3 ही यहाँ पे हो, ठीक है, तो ये वाला हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है। तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स की वजह से इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा। द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप्स रिड्यूस द पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन द कार्बन, ठीक है, बाय डोनेटिंग नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब क्योंकि जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है उसके ऊपर अपना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन एटम को। जब जो कार्बन एटम है या जो कार्बोकेटाइन है वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करता है तो वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन हासिल करता है और इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी या थोड़ी सी इंक्रीज होने की वजह से कार्बन के ऊपर वो जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज जितना कम होगा या उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, तो कार्बोकेटाइन हमारा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं, तो कार्बन के ऊपर तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, अगर वो उससे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा दूर ले जाएंगे, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन की जो सेंट्रल कार्बन एटम है वहाँ से डिक्रीज हो रही है, तो वो हमारा कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। सो द नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन्स एज दे इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज बाय विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेसिकली जो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि उसके साथ ग्रुप्स कौन से अटैच हैं। नोट दैट एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेज द चार्ज इधर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन एन आयन रिजल्ट्स इन डिस्टेबलाइजेशन, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। अगर उसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हम उसके साथ अटैच एक ग्रुप करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबल होगा। जैसे आइडियल अगर हम देखें कि क्लोरीन के साथ अगर हम फ्लोरीन को अटैच करें तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट करने की वजह से क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबल होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसी के उल्ट अगर वो चार्ज को इंक्रीज नहीं करता बल्कि वो डिक्रीज करता है, सो दैट विल स्टेबलाइज द आयन, ठीक है। तो जो चार्ज कम करने वाला ग्रुप होगा वो उसको स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्यू कार्बोकेटाइन्स कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप्स इज एज गिवन, ठीक है। हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप्स अटैच हैं ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं। इट मीन्स कि वो अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कुछ ना कुछ कार्बन को प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल कार्बन को। अब क्योंकि सेंट्रल कार्बन के ऊपर चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसी तरह सेकेंडरी कार्बोकेटाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन से कम स्टेबल होगा क्योंकि अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन का ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का ग्रुप होगा एज कम्पेयर टू कार्बन। फिर उसके बाद हमारे पास अगर एक ही ग्रुप हो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला तो उसकी स्टेबिलिटी फर्दर डिक्रीज हो जाती है और सबसे कम स्टेबिलिटी हमारे पास सिंपल मिथाइल ग्रुप की होती है क्योंकि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप मौजूद नहीं होता। द टर्शरी कार्बोकेटाइन कंटेनिंग 3 अल्काइल ग्रुप्स इज मोर स्टेबल दैन द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विद 2 अल्काइल ग्रुप्स एंड विच इन टर्न इज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। फिर हम देखते हैं कि मिथाइल कार्बोकेटाइन इज द लीस्ट स्टेबल अमंग द गिवन सीरीज।
stability of free radicals. In the same way, the stability of free radicals increase with increase in the number of alkyl group. तो जैसे कि हमने कार्बोकैटाइन में देखा कि अल्काइल ग्रुप में इंक्रीज होने की वजह से जो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इसी तरह अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने की वजह से जो सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज ही होगी। थस द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फ्री रेडिकल्स इज टर्शरी कार्बोकैटाइन या सॉरी जो फ्री रेडिकल है टर्शरी वाला, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी, और उसकी जो लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है वो हमारे पास मिथाइल का होता है अमंग दिस सीरीज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आइंस, मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो अब हम उसकी स्टेबिलिटी को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने कार्बोकैटाइड में देखा कि जो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जबकि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप जो है वो उस कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो उसको डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है वो कार्बन अनाइंस की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, while the negative inductive effect group increases the stability of the carbon ions. For example, the alkyl group, ठीक है, which is the positive inductive group donate electron density to the negatively charged carbon atom. अब कार्बन के ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज मौजूद है क्योंकि वो कार्बन आयंस है। इसके साथ हमने एक ऐसा ग्रुप अटैच किया जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर फर्दर इंक्रीज हो रही है, तो अगर इसके ऊपर जो पहले से नेगेटिव चार्ज मौजूद है अब वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि ये डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। हमें कोई ऐसा ग्रुप चाहिए था जो कि उसका नेगेटिव चार्ज कम करे, इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करे, लेकिन यहाँ पर तो काम उल्ट है कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मज़ीद प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की वजह से और नेगेटिव आयन होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, थस हम देखते हैं कि हमारे पास जो मिथाइल है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसके साथ कोई ग्रुप ऐसा अटैच नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा CH3 तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। जब दो इस तरह के ग्रुप आएंगे जैसे कि सेकेंडरी कार्बन आइंस में होता है तो इसकी स्टेबिलिटी फर्दर डिक्रीज होगी, और जो सबसे कम स्टेबल है वो हमारे पास टर्शरी कार्बन आइंस होता है क्योंकि उसके साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। नाउ द ऑर्डर इज रिवर्स्ड, तो कार्बोकैटाइन के मुकाबले में ये ऑर्डर हमारे पास रिवर्स होता है। कार्बोकैटाइन में इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी टर्शरी की, और मिथाइल की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, लेकिन यहाँ पर काम सारा उल्ट है। फर्दर हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फेनल्स। ए प्रोटोनिक एसिड इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो जैसा कि हमने लेविस की थ्योरी में देखा, ब्रोंसन-लोरी की थ्योरी में, कि जो हमारे पास एसिड है उसका एक कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एसिड है फॉर एग्जांपल AH, और वो किसी बेस के साथ अटैच है। जब दोनों का रिएक्शन होगा तो एक यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस होगा फॉर एग्जांपल, और एक यहाँ पे बेस प्रोड्यूस होगी। अगर हम सिंपल आइंस की बात करें तो एक कॉन्जुगेट बेस होती है एक, और कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो एक जो प्रोटोनिक एसिड है वो अपनी कॉन्जुगेट बेस के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, जो A यहाँ पे बेस होगी A- की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर लिखें तो इक्विलिब्रियम कायम होगा। ये हमारे पास प्रोटोनिक एसिड है तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी हमारे पास A- की। ठीक है, और बेस की कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा C+ का।
तो बेसिकली एसिड और बेस के जो पेयर होता है कॉन्जुगेट एसिड और बेस का, उनमें हमेशा एक इक्विलिब्रियम कायम होता है। दैट इज़ फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो कि जो ए माइनस है वो प्रोटॉन के लॉस की वजह से बना है। तो इसको ज़रा क्लियर करके ज़रा साफ देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि हमारे कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पेयर होता है, और जो कॉन्जुगेट बेस है वो बेसिकली एसिड से प्रोड्यूस होगी। एनी फैक्टर दैट स्टेबलाइजेज द नेगेटिवली चार्ज कॉन्जुगेट बेस, तो हमारी प्रोडक्ट में बनने वाली जो बेस है ए माइनस की, वो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, इट मीन्स कि वो अपने H प्लस साइन के साथ दोबारा अटैच नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ज़्यादा स्टेबल है। अगर वो दोबारा से अटैच नहीं हो रही, इट मीन्स कि हमारा जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है, एसिड स्ट्रोंग का मतलब कि उसका जो H प्लस साइन है वो आयोनाइज फॉर्म में ही मौजूद है। ठीक है, वो दोबारा से अपने एसिड के साथ अटैच नहीं हो रहा। दैट इज इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही हमारे पास एसिड मजबूत होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो तल्लक है वो इंडक्टिव इफेक्ट के साथ क्या होगा। द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स शोइंग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रिड्यूस द नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा जो कि बेसिकली नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है, वो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिड्यूस करेगा बाय पुलिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड थस स्टेबलाइजिंग इट। ठीक है, तो जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगी। हैंस द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज व्हेन नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स आर प्रेजेंट, और अगर पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप अटैच होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। ऑन द कंट्रेरी the positive inductive groups decreases the acidic strength as they destabilize the conjugate base। तो इसकी जो conjugate base है वो destabilize हुई है, इट मीन्स कि वो हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग फ्लोरीन एटम्स एज शोन बिलो। तो हमारे पास जो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ये वाली है CH3COOH। इससे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो CH2FCOOH की होगी, जिसमें एक फ्लोरीन का एटम आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद CHF2COOH, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास CF3COOH का मालिक्यूल होगा। बेसिकली वजह क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को इतना अपने अंदर विदड्रॉ कर लेता है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी, ठीक है, ये वाली कॉन्जुगेट बेस है इसकी CF3COO-। तो ये जो बेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ये नहीं चाहते कि दोबारा से H+ काइन जो है वो उसके साथ आकर अटैच हो, और अगर H+ काइन दोबारा से उसके साथ आकर अटैच ही नहीं हो रहा, इट मीन्स के वो आयनाइज फॉर्म में मौजूद है और वो एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। दैट इज़ ऑल ड्यू टू फ्लोरीन एटम विच इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम। फिर हम देखते हैं कि फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ठीक है, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, सिंस द CH3 ग्रुप destabilize the carboxylate ion। On the same lines, the acidic strength of phenols increases when negative inductive groups are present on the ring। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो फेनल्स हैं, ठीक, अगर उनके साथ अटैच हो नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल द पैरानाइट्रोफेनल इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन दी फेनल। तो सिंपल फेनल से अगर वो पैरानाइट्रोफेनल होगा जो कि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो का, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। सिंस NO2 ग्रुप इज नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप that withdraws electron density, whereas the parasol is a weaker acid than the phenol, क्योंकि वो जो हमारे पास इसके साथ ग्रुप अटैच होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और वो उसकी जो स्टेबिलिटी है कार्बोकेटाइन की, जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है, और वो हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा।
इट मीन्स कि जो H प्लस का आयन है वो दोबारा से फेनल के साथ अटैच हो जाएगा। सिंस द CH3 ग्रुप शोज पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप, तो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप अटैच होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो वीकर होगी, जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया। सो हमने आर्डर देखा कि जो पैरानाइट्रोफेनॉल है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये जो H प्लस का आयन होगी ये यहाँ से लूज होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लूज होने की वजह से वो आयनाइज फॉर्म में होता है और वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इससे कम स्ट्रेंथ हमारे पास सिंपल फेनल की है, और जो वीकर एसिड है वो ये वाला हमारे पास पैराफेरोल है, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो H प्लस आयन को यहाँ से रिमूव नहीं होने देता। तो अगर वो H प्लस आयन रिमूव नहीं होता इट मीन्स कि वो एक बहुत ज़्यादा वीकर एसिड है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। तो अमाइन का अगर कोई ग्रुप है, अगर उसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। वेर इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक एराइल ग्रुप्स डिक्रीज द बेसिक नेचर। तो ये बेसिकली एसिडिक नेचर से बिल्कुल उलट है कि एसिडिक नेचर में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं वो एसिडिटी को ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को कम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो बेसिसिटी को ज़्यादा करता है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करेगा। देयरफॉर अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर लेवल्स बेसिस देन अमोनिया। तो सिंपल अमोनिया से, जो कि सिंपल अमाइन का ग्रुप है, उससे अगर एक हाइड्रोजन की बजाय रिप्लेस करके कोई अल्काइल का ग्रुप अटैच होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बेस होगी। वेर इज एराइल अमाइंस आर वीकर दैन दी अमोनिया, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस है और ये वाली हमारे पास वीकर बेस है, क्योंकि यहाँ पर एक एराइल का ग्रुप अटैच है C6H5 का, और यहाँ पर एक अल्काइल का ग्रुप अटैच है। तो अल्काइल का ग्रुप अटैच होने की वजह से वो एक स्ट्रॉन्गर बेस होगी। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, द पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप्स इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बोनाइल कार्बन। अब क्योंकि वो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है कार्बोनाइल ग्रुप में, कार्बन में। हैंड्स द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स डिक्रीजेज। तो अगर कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो उनकी जो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की तरफ डिक्रीज होगी। थस फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव दैन दी एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो कि न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस लविंग का मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ से कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के जो एडिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। थस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोज, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, उससे कम रिएक्टिविटी H3C जो एसिटल्डिहाइड का ग्रुप है उसकी होगी, और सबसे कम रिएक्टिविटी हमारे पास एसीटोन की होगी।